कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ काले मेघा पानी दे संस्मरण के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह में कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा आदि प्रमुख हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान। इनके उपन्यासों में सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता प्रमुख हैं। गीति नाट्य के रूप में अंधा युग और निबंध संग्रह के रूप में पश्चंती, कहनी, अनकहनी, ठेले पर हिमालय आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे में कवि ने विज्ञान और विश्वास के द्वंद्व को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इसके अलावा भौतिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का द्वंद्व भी इस पाठ में देखने को मिलता है और इस पाठ का अंत भ्रष्टाचार में व्यंग्य के साथ समाप्त होता है। कवि धर्मवीर भारती कहते हैं कि जब वह अपने गांव में 16 वर्ष की उम्र में किशोरी जीवन जी रहे थे, उस समय के यथार्थ, कटु सत्य और द्वंद्व को इस संस्मरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गर्मी का समय है, जेठ का महीना समाप्त होने वाला है और आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है। गांव में चारों ओर पानी का संकट है, सूखा है, कुएं सूख चुके हैं, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो चुकी है और लोग लू में गिरते जा रहे हैं, प्यास से मवेशी मरते जा रहे हैं। लोगों के द्वारा वर्षा के लिए यज्ञ किया जा रहा है तथा इस यज्ञ के अंत में इंद्र सेना की शुरुआत होती है। यह इंद्र सेना 2 नामों से जानी जाती है। इंद्र सेना में 16 से 18 साल तक के किशोरों का समूह होता है और वे गलियों में नंगे बदन केवल जांघिया या लंगोटी पहनकर घूमते हैं और ऐसे बच्चे उन लोगों के लिए मेंढक मंडली कहलाते हैं जिनको ये लोग पसंद नहीं करते हैं। वो इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को इन किशोरों के नग्न स्वरूप, उनकी उछल कूद, उनका शोर शराबा और कीचड़ से सना हुआ उनका शरीर पसंद नहीं आता है। अतः इंद्र सेना और मेंढक मंडली एक ही टोली के 2 नाम हैं। यह इंद्र सेना जब गलियों से होकर निकलती है तो सबसे पहले बोल गंगा मैया की जय के जय घोष के साथ चलती है। इसके साथ ही उनकी मंडली में काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हैं और जिन लोगों के पास बहुत सहेज कर पानी रखा हुआ है, इस टोली के आने पर अपनी बाल्टियों से, गढ़ों में से निकालकर उन बच्चों की टोली को पानी से तर कर दिया जाता है। ये बच्चे जमीन पर लेटते हैं और कीचड़ से लथपथ होकर अपनी बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे की जय घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के दृश्य को देखकर किशोर कवि का मन जो है आहत हो जाता है, क्योंकि कवि के अनुसार यह जो सारा कार्य हो रहा है विश्वास के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर, यह केवल पानी की बर्बादी है और इससे देश को क्षति होने वाली है। ये अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा लेखक की उम्र भी 16 वर्ष ही थी उस समय, परंतु वह पढ़े लिखे थे और आर्य संस्कारी थे। इसके अलावा उन्हें कुमार सुधार सभा का उप मंत्री भी बना दिया गया था, इसलिए वो इंद्र सेना का घोर विरोध करते थे। परंतु इस राह में उनकी एक जीजी है जो उनको मां से भी ज्यादा प्यार करती है। यद्यपि उनके साथ कोई उनका रिश्ता नहीं है, परंतु उनका जो स्नेह है वो मां से भी बढ़कर है। उम्र में वो मां से भी बड़ी है और सामाजिक रीति रिवाजों, त्योहारों, अनुष्ठानों आदि का आयोजन जीजी के द्वारा किया जाता है और कोई भी यज्ञ हो, पूजा हो, हवन हो, कवि के बिना वो पूरा नहीं होता है। और वो कवि को समझाती है कि आपको इन इंद्र सेना का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे तब तक इंद्र से हमें वापस जल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा जीजी कवि को समझाते हुए कहती है कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे दूसरों के कल्याण के लिए, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता,
क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, यदि उसमें से वो कुछ भाग देता है तो इसे हम त्याग नहीं कहेंगे। जिसके पास बहुत कम है और उसमें से भी यदि कुछ दान दे रहा है तभी वो त्याग कहलाता है, दान कहलाता है। और अपनी बात को पुष्ट करते हुए जीजी समझाती है कि गेहूं के लिए जब हमें खेतों में जाना पड़ता है तो सबसे पहले हम बीज का त्याग करते हैं, दान करते हैं, तभी हमें ढेरों मात्रा में गेहूं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जीजी की बातों को सुनकर लेखक न चाहते हुए भी विरोध पर मौन हो जाता है और उसे स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। यद्यपि देखा जाए तो विज्ञान और विश्वास के बीच का ये द्वंद्व है। कवि व्यक्तिगत रूप से इस इंद्रसेना और काले मेघा पानी दे के तर्क से संतुष्ट नहीं है, फिर भी वो उसका विरोध नहीं कर पाते हैं और बड़े होकर उन्हें पता चलता है कि ऐसे त्यागी तपस्वी लोगों के बीच में आज हमारा भारतीय समाज कैसा हो चुका है, जहां त्याग कहीं नहीं है। सब लोग बड़ी बड़ी मांगे करते हैं परंतु कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं है और भ्रष्टाचार की केवल बातें होती है और स्वयं लोग भ्रष्टाचार में शामिल है। और अंत में इस संस्मरण को कवि एक नया रूप देते हुए कहते हैं कि आज मेघ के दल उमड़ रहे हैं, पानी बहुत बरस रहा है, परंतु गगरी फूटी है, बैल प्यासे हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थितियां? अर्थात हमारे देश का विकास होने के बाद केवल लाभ कुछ संकुचित या कम लोगों तक ही मिल रहा है। जन सामान्य आज भी त्रस्त है। कल भी वो कम वर्षा और अनावृष्टि के कारण दुखी था और आज विकास हो जाने के बाद भी दुखी है। इस प्रकार कवि ने शुरुआती स्तर में एक भावुक पाठक की आंखों को नम किया था, परंतु अंत में अपनी इस संस्मरण के द्वारा उसे रोने के लिए विवश कर देते हैं। धन्यवाद।